क्या आप भी हेयर फॉल से तंग आ चुके हैं? सब तरह के ट्रीटमेंट, महंगे महंगे शैम्पू, अलग अलग तरह के तेल, सब कुछ ट्राई करने के बाद भी आपके बाल झड़ना बंद नहीं हो रहे? तो आप आज बिल्कुल सही जगह पर है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने बालों को मजबूत और घना बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जरूरत है समस्या की जड़ पर काम करने की। दो 2023 की एक स्टडी के अनुसार 50.31% 25 साल से कम उम्र के मेल्स में हेयर लॉस की समस्या देखी जा रही है। वहीं 60% फीमेल्स FPHL यानी फीमेल पैटर्न हेयर लॉस से अफेक्टेड है। हेयर फॉल होना एक बहुत ही आम समस्या है, लेकिन नॉर्मल हेयर फॉल और हेयर लॉस में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, किस कारण से हेयर लॉस होता है, हेयर लॉस को कैसे रोका जाए, यह आपको बताएंगे हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद नेचुरोपैथ डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन जी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं सर का। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नम्रता जी, नमस्कार। तो सर, जैसे कि आज हम हेयर फॉल पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा सर यही है कि हेयर शेडिंग और हेयर लॉस में क्या डिफरेंस है? क्योंकि जहाँ तक सुना है कि हेयर शेडिंग ओवर द टाइम ठीक हो जाते हैं, तो कैसे पता चले कि एक व्यक्ति को हेयर फॉल के लिए अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं या नहीं? देखिए, ये जो हेयर फॉल की समस्या है ना, तो ये कोई समस्या नहीं है। लोग इसे बहुत बड़ी समस्या गिनते हैं। 50 से 100 हेयर फॉल होना ये तो लगभग सभी लोगों का होता है, लेकिन उसे हेयर फॉल का नाम तब दे दिया जाता है जब ग्रोथ होना बंद हो जाता है। मतलब बाल झड़ तो गए, लेकिन उसके सामने में जो नए बाल ग्रोथ होने चाहिए थे, रीग्रोथ होने चाहिए थे, वो होना बंद हो चुका है। तो फिर इस समस्या का समाधान ये बहुत जरूरी है। इसको समझना, कैसे इसे ठीक करना है। और दूसरी तरफ जो हेयर शेडिंग की बात हम लोग कहते हैं ना, तो हेयर शेडिंग लगभग हर एक को होता है। तो समझो 50 से 100 बाल तो आपके झड़ गए और उतने ही बाल आपके रीग्रोथ भी हो गए। हेयर लॉस में आपके रीग्रोथ हेयर नहीं होते हैं, लेकिन हेयर शेडिंग इज अ नॉर्मल प्रोसेस जिसमें आपके बाल पहले विकसित होते हैं, जड़ों से बनते हैं, उसके बाद में उग करके बड़े होते हैं। इसमें लगभग साल लग जाता है और कुछ महीने तक वो बाल आपके सिर पे वैसे के वैसे ताज की तरह बने रहते हैं और इसके बाद में उसके झड़ने का समय आ जाता है और फिर दोबारा से उस हेयर फॉलिकल में से निकल जाने के उपरांत रेस्टिंग फेज के बाद में वापस से नए बाल निकलने लगते हैं। तो हेयर शेडिंग इज अ नॉर्मल प्रोसेस जहां पे वापस से हेयर ग्रोथ होते रहता है। हेयर फॉल इज समथिंग वेयर यू हैव टू वरी बिकॉज दोबारा से ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी तरफ से सावधानी बरतें और उसका क्या कारण है वहां तक पहुंचे ताकि उसका निवारण जड़ से किया जा सके। तो सर, क्या कारण है, ये हेयर फॉल क्यों होता है? क्या मेन और वुमेन में ये समस्या अलग अलग कारणों से होती है? देखिए, कारण तो कुछ कारण अलग हैं। अब मेन में दैट इज नॉट रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ हेयर स्टाइलिंग, लेकिन जब फीमेल की बात आती है तो बहुत ज्यादा स्टाइलिंग करना है, बहुत ज्यादा शैम्पूज एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स आर यूज्ड, टाइट जो उसको बांधा जाता है बालों को, और उसके साथ साथ में कलरिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, ये जो केमिकल का एप्लीकेशन ज्यादा रहता है। और क्योंकि बाल बड़े होते हैं और उसको कर्लिंग करना है या उसको अलग अलग तरह से शेप देने के लिए जो हेयर ड्रायर्स, इसका भी बहुत ज्यादा दुष्परिणाम हमारे बालों पे पड़ने लगता है। उसकी नमी कम हो जाती है, ज्यादा उसको कलर से जब हम लोग रंगीन बनाने की कोशिश करते हैं तो उसका भी दुष्प्रभाव ज्यादा पड़ता है। बहरहाल आप देखेंगे ये जो बाल
पैचेस में निकल जाते हैं या जो बाल्डनेस सेंटर से हो जाती है, ये मेल पार्ट में ही ज्यादा पाया जाता है। फीमेल्स में जो क्राउन रीजन है आगे का, यहीं से रिसीड होना, थोड़ा सा थिनिंग होना हेयर ग्रोथ का, खाली इतना ही विशेष रूप से पाया जाता है। और बाकी तो रही जो समस्या हेयर लॉस की, तो ये दोनों में ही लगभग होती है। उसके ऊपर में काम करना दोनों ही जगह पे बहुत जरूरी बनता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। सर, तो अभी जैसे कि मैंने अभी बताया कि 25 साल से कम उम्र के मेल्स में ज़्यादातर ये समस्या देखी जा रही है। अक्सर हम ये कहते हैं कि बढ़ती उम्र है तो बाल झड़ रहे हैं, लेकिन अभी जो 25 साल से कम उम्र के मेल्स हैं उनमें ये समस्या क्यों आ रही है? खाने पीने का बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। अभी आप देखेंगे जिस तरह का आहारचर्या हमारा आज से 20 साल पहले था, अभी वेस्टर्न कल्चर के आ जाने की वजह से काफी कुछ बदल चुका है। और जहां तक के बालों का मामला है, तो हेयर फॉलिकल्स जहां लगे हैं, स्कल के ऊपर का जो ये स्किन का पार्ट है ना, दिस इज अ वेरी थिन एरिया। और जो हम गलत आहार लेते हैं, इससे हमारा ब्लड जो है वो बड़ा थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। हमारा जो ब्लड है जब प्योर होता है तो वो बहुत ही पतला होता है, लेकिन जो इम्प्योरिटीज उसमें जैसे जैसे ऐड होती हैं तो उसके अंदर में टॉक्सिक बिल्डअप अपने आप उसको गाढ़ा बना देता है। जो न्यूट्रिएंट का पोर्शन था वो उसमें इतना नहीं होता है कि वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को मजबूती दे सकें, और ना ही वो वहां तक पहुंच पाता है। कहने का मेरा मतलब, अगर आप एक पौधे को देखेंगे, अगर पौधा जो लगा हुआ है उसको हम ऊपर से खाली ठीक करने की कोशिश करें और उसकी जड़ों में पानी ही ना डालें, उसे सींचना बहुत जरूरी है ना। वी हैव टू पुट द वाटर until unless the nutrition will not reach the roots, the plant will not grow in a proper way। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी तरफ से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाएं। ये जो आईना है ये आपको आपके शरीर के भीतर का दर्शन करवाता है। आपका चेहरा, आपका क्राउन रीजन, आपके जो बाल, ये आपकी शान है। और यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पे अपनी आहार के बारे में जानकारी करना, संतुलित आहार से जुड़ना, संतुलित आहार के माध्यम से अपने रक्त को ज्यादा पौष्टिक बनाना, ताकि हमारे हेयर की ग्रोथ बढ़िया हो सके। ताज वापस हमारे सिर पे, हमारे चेहरे की रौनक को बढ़ाने के लिए हमारी आहार की तरफ हमें केंद्रित करता है। सर, कोई अन्य बीमारी भी इसका कारण हो सकती है? मतलब किसी बीमारी के कारण भी हमें हेयर फॉल की समस्या हो सकती है? हाँ, देखिए, ये जो हेयर फॉल की समस्या है, ये थायराइड की वजह से, जो ये थायराइड की ग्रंथि है ना, ये हमारी बहुत ज्यादा, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म है तो इन दैट केस हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगेगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर आपको कहीं पे अचानक से ही सडन हेयर फॉल होने लग जाए तो बहुत जरूरी बनता है कि थायराइड का चेक करवाया जाए और उस पे काम किया जाए। अगर थायराइड हमारा ठीक है तो इसके अलावा दूसरा कारण हो सकता है रिंगवर्म। कई बार क्या होता है कि पैचेस में रिंगवर्म की वजह से फिर खुजली बहुत होने लगती है, तो ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि वहां से बालों का झड़ना अकस्मात रिंगवर्म की वजह से हो जाता है। कुछ लोगों को बालों के अंदर में रूसी बहुत ज्यादा होने लगती है। कई बार क्या होता है, फंगल ग्रोथ भी हो जाती है। तो ये फंगल ग्रोथ की वजह से भी बहुत ज्यादा खुजली का होना और बहुत ज्यादा बालों का झड़ना रूसी की वजह से हो सकती है। कुछ मेडिकल जो हम लोग ट्रीटमेंट ले रहे हो उसकी वजह से भी, खास करके जो रेडिएशन दिया जाता है कैंसर में या कीमोथेरेपी जो दिया जाता है, उसमें बहुत सारे बाल हमारे झड़ने लगते हैं। और कई बार कोई मेडिकेशन नहीं, कोई और कारण नहीं होता है, हमारे विचारों की वजह से कोई झटका अगर हमें लगा है अंदर, तो हमारे ही अंदर कॉर्टिजोल नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, जिससे एसिड्स की तासीर शरीर में बढ़ जाती है
ये जबरदस्त परिणाम हमारे हेयर फॉल पे दिखाता है। बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इतना भी समझना पड़ेगा कि इट इज नॉट जस्ट अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यहाँ कहीं ना कहीं पे हमारे मन पे भी काम करने की बहुत जरूरत है। तो सर, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे ये हेयर फॉल पर, तो अभी तक आपने हमें कारण और सिम्टम तो बता दिए, लेकिन आगे हम जानना चाहते हैं कि कैसे नेचुरोपैथी के माध्यम से हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, कैसे हम अपने बालों को मजबूत और घना बना सकते हैं। इसमें जो 4 स्टेप सिस्टम है वो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप अच्छे घने लंबे बालों को अपने आप में एक सुविधाजनक तरीके से बना सकते हैं। पहला, डिटॉक्स, ताकि हमारा जो रक्त है वो पतला हो सके। दूसरा है न्यूट्रिटिव डाइट, ताकि जो न्यूट्रिशन की जरूरत है, कुछ ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो आपके लंबे बालों के लिए, काले बालों के लिए, घने बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदे कारक बनती हैं। तीसरा है आपका एक्सरसाइज और आसन प्राणायाम, जिससे हेयर फॉलिकल्स तक हम ब्लड सर्कुलेशन को तीव्र गति दे सकें। और चौथा है हमारा माइंड पैटर्न को चेंज करना। तनाव के माहौल से तो बाहर आना ये बहुत जरूरी है। जी, तो सर जानना चाहेंगे उन चारों स्टेप्स के बारे में। तो मैं आपको बताऊं, डिटॉक्स में सबसे अच्छा तो है जो नेचुरोपैथी के द्वारा हम लोग जो पानी से चिकित्सा करते हैं। पानी से कोई आड़ असर नहीं है, पानी का कोई हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पे होता नहीं है। आप देखिए, हम जब अपने घरों के अंदर में सफाई करते हैं तो पोछा लगाते समय पानी का प्रयोग होता है, कपड़े धोते हैं तो पानी का प्रयोग होता है, हम अपनी रसोई बना के साफ करते हैं तो पानी का प्रयोग होता है, हम अपने शरीर को साफ करते हैं तो भी पानी का प्रयोग करते हैं। खाली इतना ही है कि हम ऊपर से तो पानी से साफ कर लेते हैं, अपने हेयर के फॉलिकल्स को, स्ट्रैंड्स को ऊपर से साफ कर दिया आपने, लेकिन अंदर से उसको, अपने रक्त को साफ करना, अपनी प्रोडक्शन यूनिट को मजबूत बनाना, ये सबसे ज्यादा जरूरी बनता है। तो इसमें मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 2 चीजें सबसे ज्यादा काम करती हैं। इसमें पहला तो है वेट पैक। एक 3 पट्टियां आती हैं जिसे मटके के ठंडे पानी से गीला करके माथे पे, गर्दन पे और पेट पे लगाया जाता है। ये 3 पट्टियां लगाने की वजह से हमारे शरीर का रक्त का दौरा तीव्र गति पकड़ने लगता है। तो जो डीपर सेलुलर लेवल पे गंदगी पड़ी थी वहां से खींच करके और हमारी किडनी जहां नहीं जा सकती थी वहां तक पहुंचाने का काम ये 3 पट्टियों के द्वारा होने लगता है। आधे घंटे से 40 मिनट तक इस वेट पैक को सुबह और शाम अगर 2 समय लगाया जाए, हाँ अभी ठंड का मौसम है, अगर शिवरिंग होती हो या अच्छा ना लगता हो, डिस्कम्फर्ट होता हो, तो इसे अवॉइड किया जा सकता है। बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज। आप देखेंगे, आप कोई भी काम करते समय वेट पैक का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप अपनी रसोई बनाते हो, चाहे आप वॉकिंग पे जाते हो, चाहे आप मेडिटेशन करते हो, एट एनी टाइम इट कैन बी अप्लाइड। खाली इसमें एक ही सावधानी, जब वेट पैक का इस्तेमाल किया जाए तब खाना ना लिया जाए, तब कुछ पीने में ना लिया जाए, खाना पीना नहीं करना है। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर एंड श्योर व्हेन यू आर यूजिंग अ वेट पैक, और ये हर कोई कर सकता है। इसके अलावा दूसरा जो सिस्टम है वो है पानी का एनीमा। अब ये पानी का एनीमा हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट है, जहां पे रक्त की पैदावार होती है, वहां पे जाकर के काम करता है। हम पानी को मुंह में डाल करके कुल्ला करते हैं, उससे हमारा मुंह साफ हो जाता है, वी फील सो फ्रेश। लेकिन हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट, जहां पे शोषण होता है, ब्लड बनता है, वहां कभी हमने सफाई के बारे में गौर ही नहीं किया। ये हमारा सीवरेज का लाइन है। यहाँ अगर हम प्लेन वाटर के एनीमा के द्वारा अपनी आंतों को स्वच्छ बना दें, इट इज अ वेरी सिंपल फिनोमिनन टू बी डन। और आप देखेंगे जितने भी नेचुरोपैथी के सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ आपको कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले तो आपकी सीवरेज की लाइन को ही साफ किया जाता है। कूड़ा है
तो कहीं पे आपकी बॉडी के अंदर में बीमारी का चलन है। आप अगर चाहते हैं आपका रक्त पतला हो जाए, न्यूट्रिटिव पार्ट उसमें बढ़ जाए, तो पतला करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मलाशय की सफाई एनीमा के द्वारा दिन में 2 बार सुबह और शाम दोनों समय करें, ताकि हमारा प्रोडक्शन यूनिट क्लीन हो जाए। ऐसा पाया जाता है कि हमारी आंतों में 30 साल की उम्र में 5 किलो से 7 किलो कड़ा मल जम जाता है, जैसे कंक्रीट की तरह जमा पड़ा है। यहाँ हमने खाया तो एप्पल, यहाँ हमने खाया तो ग्रेप्स, लेकिन जब चोषण होता है तो उसमें टॉक्सिन्स मिलते जाते हैं। प्रोडक्शन यूनिट को क्लीन करने के लिए एनीमा इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। डिटॉक्स कर देंगे तो इससे सरलता बन जाती है, रक्त पतला होने लगता है, और जो नया रक्त बनता है उससे हमारे हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचने में आसानी होने लगती है। इसके अलावा मैं एक तीसरा मेथड भी यहाँ बताने लगा हूं जो आपको डिटॉक्स में बहुत ही फायदे कारक है। हॉट फुट बाथ। अगर हम अपने पैरों को गर्म पानी में रखें और रखने से पहले 2 गिलास गर्म पानी में नींबू डाल के पी लें, गले के नीचे शॉल या तो ब्लैंकेट को रख दें, तो आप देखेंगे अगर खिड़की, पंखे और एसी सब बंद कर दिए जाएं तो लगभग 20 मिनट में आपको बहुत सारा पसीना आने लगता है। पसीने के माध्यम से टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग इट। उस समय अपने सिर पे ठंडी पट्टी रखना है ताकि सिर में ठंडक बनी रहे। तो ये बहुत ज्यादा असरकारक है। इससे हमारी ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो तीव्र गति पकड़ती है और हमारे हेयर फॉलिकल्स को काफी ज्यादा सपोर्ट ये डिटॉक्स का मेथड करता है। तो यहाँ पे हमने 2 के साथ में 1 फ्री डिटॉक्स करने के आपको नेचुरोपैथी के सिस्टम्स बता दिए। जी सर, तो अब अगले पे आते हैं, जो आप न्यूट्रिटिव डाइट की बात कर रहे थे वो जानना चाहेंगे। देखिए, जो आहार हम लोग लेते हैं, जो भोजन हम लोग खाते हैं, इसमें 5 तत्वों का समावेश होता है। आकाश तत्व हम जब कुछ नहीं खाते हैं, और 2016 में ऑटोफेगी की टर्मिनोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया जापानीज साइंटिस्ट को, जिन्होंने बताया कि अगर हम 12 घंटे से ज्यादा कुछ नहीं खाते हैं तो आकाश तत्व की पूर्ति होती है। इस समय हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स पड़े हैं उन्हें जीवनी शक्ति, हमारे अंदर की वाइटल फोर्स अपने आप ही भस्म कर देती है। तो इट्स अ वंडरफुल सिस्टम हाउ द थिंग्स वर्क। दूसरा, वायु तत्व, जो एयर फैक्ट्री, जहां से ऑक्सीजन की उपलब्धि हम पे बनती है। तो ये जितनी पत्तियां हैं इनमें एयर कंपोनेंट इंटरसेलुलर स्पेस में 70% से ज्यादा है, और ये बनी हुई है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन से। ये सब वायु तत्व का रेजर्वोयर है, मिनरल्स का खजाना है, क्लोरोफिल का, एंटीऑक्सीडेंट का, फाइटोन्यूट्रिएंट्स का और एंजाइम रिच हमारे शरीर में पहुंचाने के लिए पत्तियों का चलन वायु तत्व की पूर्ति के लिए बहुत जरूरी है। 100 ग्राम पत्तियों का इस्तेमाल रोजाना करना, चाहे वो जूसेस के माध्यम से हो और चाहे वो हमारे चटनी के माध्यम से हो, लेकिन ये रोजाना होना बहुत जरूरी है। ये जो पत्तियां, तो धनिया है, पुदीना है, पालक है, बेल की पत्ती है, मोरिंगा की पत्तियां हैं, ड्रमस्टिक लीव्स, फिर ये तुलसी की पत्ती है, कड़ी पत्ता है। तो जो मीठी पत्तियां जो हम खा सकते हैं, कोई भी 2-4 पत्तियों का अगर चलन रोजाना कर दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा हमें फायदे कारक बनता है। इसमें विशेष रूप से जो कड़ी पत्ता है, बालों की शान को बढ़ाने के लिए, काले घने बालों के लिए सबसे इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है, कड़ी पत्ता यानी मीठा नीम। तीसरा, हमारा अग्नि तत्व। हमारे शरीर में जरूरी है कि हम अग्नि का समावेश करें, क्योंकि वहीं से ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर में ठहरती है। और हमारा अल्कलाइन डाइट का पोर्शन भी, जितना ज्यादा एनवायरनमेंट हमारे शरीर के अंदर में अच्छा होगा, तो देखिए ये जो अग्नि है, ये ताजे फल, ताजे सलाद जिसपे सूर्य का प्रकाश, सूर्य की अग्नि पड़ती है,
जब प्रकृति अपना भोजन तैयार करती है ना, वहां कोई अंगीठी या वहां कोई स्टव नहीं होता है, वहां तो डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश और सूर्य की अग्नि से ही हर एक चीज को पकाया जाता है। ताजे फल, ताजे सलाद, अंकुरित मूंग भी बहुत ज्यादा फलों के गुण दिखाती है और प्रोटीन्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई, चाहे वो पत्तियां हो या ये अग्नि तत्व से जुड़े हुए ताजे फल, ताजे सलाद हो, ये सब कैल्शियम और मिनरल्स का खजाना आपके शरीर में खोल देते हैं। तो मिनरल्स का खजाना मेरा मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, सिलिका, जिंक, ट्रेस एलिमेंट्स, एवरीथिंग। तो जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स की हमारे बालों के लिए भी जरूरत थी, वो भी इस नेचुरल डाइट से हमारे को पूरी होने लगती है। हमें अपने मन के मुताबिक भी भोजन को लेना, स्वादिष्ट बना करके लेना, ये बहुत जरूरी बनता है। तो जो हम नाश्ता करते हैं शाम के समय पे, वो मन के मुताबिक, तो जो आपको पसंद हो वो लेना है। जैसे टिक्की है, पानी पूरी है, जैसे भेल पूरी है, एनीथिंग दैट यू लाइक। हमें बहुत जरूरी बनता है कि मन को भी संतोषजनक बना करके रखें। मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। और रात का भोजन जिसमें जल तत्व की पूर्ति हम अपने आहार में पकी हुई सब्जियों के द्वारा और पृथ्वी तत्व की पूर्ति पके हुए अनाज के द्वारा। अनाज से मेरा मतलब जो हम चावल इस्तेमाल करते हैं, रोटी इस्तेमाल करते हैं, या तो मिलेट्स का आजकल बहुत चलन है, तो एनी ऑफ दीज कैन बी यूज्ड। ये पृथ्वी तत्व की जरूरत को पूरा करता है। ये स्थूलतम है, इसे कम मात्रा में लेना। 80% सब्जियां और 20% पृथ्वी तत्व, अगर इस रेशो में लिया जाए तो सब्जी भगाए कब्जी, ये कब्जियात भी होने नहीं देगा। और साथ ही साथ में पोषण के लिए जितने मिनरल्स हमें चाहिए थे, पर्याप्त मात्रा से सब्जी के माध्यम से शरीर को मिलने लगते हैं। तो ये तो हो गया एक आइडियल डाइट। और डाइट में हम कुछ ऐसी चीजें, खास करके जैसे मैंने कड़ी पत्ता का बात करते समय आपको बताया, वैसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे 5 और हर्ब्स जो आपको बहुत ज्यादा फायदे कारक बनते हैं, खास करके जिनको बालों के लिए, बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहला है आंवला। आप देखेंगे आजकल आंवला सीजन है, 6 महीने तक लगातार हमारे सभी शहरों में हिंदुस्तान में मिल जाता है। वैसे तो लगभग 12 महीने तक भी मिलता रहता है। आंवले को आयुर्वेद में माँ का दर्जा है, ये बहुत पोषण देता है। अगर आंवला हम लोग इस्तेमाल करें, चाहे वो ओरल फॉर्म में जूसेस के अंदर में डाल करके 2 आंवले का प्रयोग किया जाए, चाहे आंवले का मुरब्बा बना करके किया जाए, और या तो फिर आंवले के जो पीसेस आते हैं ना, ड्राई पीसेस आते हैं, उसको कोकोनट ऑयल में जला करके, गरम करके, खौला करके, जला करके उस तेल को तैयार करके कांच की बोतल में रखा जाए और इसको इस्तेमाल किया जाए हेयर फॉलिकल्स में, ताकि उसे स्ट्रेंथन करने में काम हो सके। अगले दिन सुबह में उसे वॉश किया जाए जब भी इस तेल का इस्तेमाल किया जाए। तो ये आंवला काले घने बालों के लिए वरदान है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा गिलोय। ये अमेरिकन स्टडी से निकल करके, हालांकि हिंदुस्तान की चीज है, वहां से निकल करके यहां तक आया है कि गिलोय बहुत जबरदस्त हेयर स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है और हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। तो गिलोय का प्रयोग, अगर आप गिलोय अगर आपके पास में मिल जाए, नीम गिलोय, तो आप उसको इस्तेमाल कर लें, और नहीं तो आप लगभग 2 टेबलेट फॉर्म में भी इसको लिया जा सकता है, या तो अमृता रिष्ट के रूप में लगभग सभी जगह पे आयुर्वेद स्टोर्स में आपको मिल जाता है। तो गिलोय इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू बूस्ट योर हेयर ग्रोथ। इसके अलावा त्रिफला सब लोग जानते हैं, ये 3 फलों से बना है। त्रिफला का प्रयोग सुबह में 1 चम्मच, अगर हम गरम गुनगुने पानी के साथ में 1 कप पानी के साथ में रोज लेते हैं,
ओरली, तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदे कारक बनता है। ये जो त्रिफला है ये कॉन्स्टिपेशन से भी हमें निजात दिलाने में काम करता है, तो इसका प्रयोग हम ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत ही फायदे में है। रात को सोते समय भी 1 चम्मच अगर गर्म गुनगुने पानी के साथ में ले लिया जाए तो ये पेट की सफाई भी करता है और बालों के लिए तो ये वरदान है। इसको शैम्पू के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पानी में घोल करके इसका शैम्पू तैयार। हेयर रिंस यू कैन डू विद दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल एज सच। और चौथा मैं बताना चाहूँगा फेनुग्रीक सीड्स के बारे में। ये जो मेथी दाना है ना, ये हमारे शरीर के अंदर पड़े हुए टॉक्सिन से भी हमें निजात दिलाता है और हमारे हेयर फॉलिकल्स को भी स्ट्रेंथन करने में मिनरल्स हमारे को उपलब्ध करवाता है। इससे हमारे बालों में बहुत ज़बरदस्त शाइन भी आने लगती हैं। तो 1 टेबलस्पून अगर रात को पानी में भिगो दिया जाए और अगले दिन उसे खौला करके ले लिया जाए, या तो उसे पीस करके उसे अपने बालों में आधे घंटे से 40 मिनट तक लगा दिया जाए और फिर वॉश किया जाए। दोनों ही सूरतों में ओरली भी फायदा करता है और एप्लीकेशन के माध्यम से भी हमारे बालों को सुंदर बनाने में काम आता है। इसके अलावा काले तिल, ये जो काले तिल हैं ये काले हीरे हैं। आजकल ठंड के मौसम में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। तिल सेसमे सीड्स जो हैं ये बहुत ही फायदे कारक है। इनका लड्डू बना के लिया जा सकता है, रोस्ट करके लिया जा सकता है और ये हमारे अगर डाइट में रखा जाए तो ये हमारे बालों के लिए डायमंड की तरह काम करता है। दिस मस्ट बी यूज्ड एज सच। तो ये कुछ आहार के बारे में विशेष रूप से मैंने आपको बताया कैसे हम पंच तत्वों के विज्ञान को इस्तेमाल करके, और कुछ टिप्स मैंने आपको ऑन द टॉप ऑफ इट, तो 5 तत्वों के बारे में और 5 टिप्स मैंने आपको दिए जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके बालों की ग्रोथ को आप बूस्ट कर सकें। जी, तो सर अब बढ़ते हैं 3rd स्टेप की और। क्या एक्सरसाइज, क्या प्राणायाम करना चाहिए अपने हेयर फॉल को रोकने के लिए? देखिए, ये जो आसन और प्राणायाम हैं ये हमारे बहुत ही फायदे कारक बनते हैं बालों की ग्रोथ के लिए। आसन में खास करके मैं बताना चाहूँगा आधो मुख शव आसन। आधो मुख शव आसन जो हम लोग करते हैं, जिसमें कुछ इस तरह से हमारा आकार हो जाता है, ऊपर से हम नीचे की ओर बेंड करते हैं। तो आधो मुख शव आसन में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हमारे बालों की ग्रोथ के लिए मिलता है। उस्त्रा आसन से भी बहुत फायदा होता है, जहाँ पे हम अपने पैरों की ओर अपने सिर को झुकाते हैं। ये जितने भी आसन जहाँ पे हमारा सिर नीचे की तरफ होता है और ज़्यादा में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन पहुँचता है, ये हमें फायदा पहुँचाते हैं। तो इसी में सर्वांग आसन सबसे ज़्यादा फायदे कारक है। और मत्स्य आसन, मछली का जो पोज होता है, ये सभी आसन्स में आप देखेंगे हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन हेयर फॉलिकल्स की ओर बढ़ने लगती है। इसके अलावा प्राणायाम में अगर हम नाड़ी शोधन क्रिया जो अनुलोम विलोम कर लें, ये बहुत फायदा करता है। कहीं पे अगर कोई ब्लॉकेजेस होंगे जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स गिर रहे हैं तो वहां पे स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे कारक बनता है। तनाव से भी मुक्त करने में ये जो प्राणायाम का सिस्टम है वो बहुत काम आता है। इसके अलावा कपालभाति और भस्त्रिका, क्योंकि कपालभाति और भस्त्रिका में ऊपर की ओर एनर्जी को हम लोग बढ़ाने में अपनी तरफ से सहयोग देने लगते हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड वाइटल मेथड ऑफ अप्लाइंग। और जो हम लोग भ्रमरी करते हैं, जिसमें हमारे हेयर स्ट्रैंड्स को भी वो जो माँ की ध्वनि, वो जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो उससे काफ़ी फायदा हमारे को मिलने लगता है। तो ये कुछ आसन और प्राणायाम यहाँ मैंने आप लोगों को बताया, आप ज़रूर उसे करें। इससे आपके बालों में बहुत ज़्यादा फायदा आपको पहुँचने लगता है। जी सर, तो सर अब लास्ट स्टेप की बात करते हैं, जो आप कह रहे थे कि माइंड, कैसे अपने माइंड को चेंज करना है और कैसे माइंड हमारे हेयर फॉल को रोक सकता है। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जब हम हमारे मन में कहीं ना कहीं पे इस तरह की बात को लाने लगते हैं कि अब बातें हमारे हाथ से फिसल रही हैं,
हमें लगता है कि घर वाले हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, और फिर हम कहीं ना कहीं पे जब ये सोचते हैं कि हाथ से निकल रही है, बात निकल रही है, तो दरअसल में बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, झड़ने शुरू हो जाते हैं। ये रूसी की वजह बनता है। हम अपने मन को हमेशा संतोषजनक बना करके रखने के लिए कहीं ना कहीं पे मेडिटेशन का होना बहुत जरूरी, जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब हम ध्यान करते हैं, उसमें आनापानसति, जब हम अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करने लगते हैं, 1 घंटे का आनापानसति ध्यान हमें 23 घंटे के लिए अपने मन के प्रति जागरूक बनाता है। तनाव नहीं होगा, कॉर्टिजोल नहीं बनेगा। आपके शरीर के अंदर अगर आनंद की उत्पत्ति करनी है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेयर ग्रोथ लाना है, तो फिर बहुत जरूरी बनता है कि हम अपनी तरफ से ध्यान जरूर करें। जी, यानी कि सिर्फ अपने खान-पान और माइंड को भी अगर हम चेंज कर लेंगे तो आधी बीमारियाँ ऐसे ही दूर हो जाएंगी। तो सर, इस कार्यक्रम में आपने इतनी सारी जानकारी हमें हेयर फॉल पर दी, आपने उसके सिम्पटम्स, कारण और सॉल्यूशन के बारे में बताया। मैं आशा करती हूँ कि जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनको इससे ज़रूर लाभ होगा, उनके बाल भी घने और मजबूत होंगे इन स्टेप्स को फॉलो करके। सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की हेयर फॉल के ऊपर, क्यों होता है हेयर फॉल, क्या सिम्टम्स होते हैं हेयर फॉल के, और साथ ही अंत में हमने जाना इसके सॉल्यूशन के बारे में, कैसे आपको इसके स्टेप्स को फॉलो करना है अपने बालों को मजबूत बनाने के लिए। 4 स्टेप्स सर ने आपको इस कार्यक्रम में बताए। डिटॉक्स योर बॉडी, टेक न्यूट्रिटिव डाइट, एक्सरसाइज, और साथ ही साथ अपने माइंड को चेंज करके आप अपने बालों को हेल्दी बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने बालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, खुश रहे। नमस्कार।